नमस्कार, इलेक्शन कैफे में आपका स्वागत है। आज हम पहले चरण के जो चुनाव हो रहे हैं उस पर बातचीत करेंगे। इस बातचीत पर करने के लिए आज हमारे साथ सुमित सर, विचित सर, शादाब सर, पुण्येंदु जी और प्रियदर्शन सर हैं। आप सभी का स्वागत है। पहला चरण इसलिए क्योंकि पहला चरण यानी सबसे ज़्यादा सीटें 102 सीटें हैं, 22 राज्य हैं और इसमें कई बड़े चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे कि एक हम नाम कर ले छिंदवाड़ा से जो कमलनाथ के बेटे हैं, दूसरा नागपुर से नितिन गडकरी, अलवर से जो मंत्री भूपेंद्र यादव, फिर नीलगिरी से ए राजा हैं, शिवगंगा से कार्ति चिदम्बरम जो पी चिदम्बरम के बेटे हैं, अरुणाचल प्रदेश से किरण रिजिजू, जोरहट से गौरव गोगोई और उत्तराखंड की 5 सीट जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता और पूर्व मुख्यमंत्री भी दावेदार हैं। इन 102 में से बीजेपी पिछली बार जीती थी 40 और इसमें साउथ पुश यानी जो बीजेपी जोर लगा रही है उसका सबसे बड़ा हिस्सा तमिलनाडु, इसमें 39 सीट्स हैं जो बीजेपी जिसकी कोशिश कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ इनरोड्स बनाने की, एक सीट मतलब इस बार खाता खोलने की। और इसमें खास बात यह देखा जाए कि अभी तक जो है यहाँ पे बीजेपी का स्ट्राइक रेट, जो विनिंग स्ट्राइक रेट है 5-7 फेज में सबसे कम फर्स्ट फेज में, वहाँ 39% है। बाकी जगह तो 50 है, कई जगह 75 भी है। आपसे शुरू करते पीडी सर, क्योंकि आपको जाना भी है, कल भी आप जा रहे थे आप, लेकिन जो बात कर रहे थे उससे हमारा कल का बातचीत का आगे रास्ता निकला। तो शुरुआत यही है कि जो पहला चरण है, बात चुनाव से पहले विकास की बातें होती हैं, चुनाव जैसे शुरू होता है, अनाउंसमेंट होता है, प्रधानमंत्री का दौरे होते हैं, कई हम देखते हैं लोकार्पण होता है, उद्घाटन होता है। उसके बाद जब चुनावी रण शुरू होती है तब विकास और रोजगार, महंगाई बैकफुट पे आ जाता है। तब आता है कि खाने में क्या खाना है, पहनना क्या है, 400 सीटें चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। जो इस तरीके की बातें आ रही हैं, जो जहां पे हम देख रहे हैं कि जरूरी मुद्दे लोगों के गायब हैं। जो CSJ का सर्वे, वहां पे ये भी कहा गया कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, लेकिन हम देखते हैं कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में बेरोजगारी, रोजगार का नाम गायब था। नौकरी देने की बात की, लेकिन ऐसे नहीं दिया हुआ था कितने रोजगार हम देंगे जैसा कि कांग्रेस ने दिया हुआ है। आपको क्या लगता है ये जो पहला चरण है किसके पक्ष में जाएगा? क्योंकि बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि उसको अपना टैली बढ़ाना है, और टैली अगर 370 पाना है तो इसमें इसको टैली बढ़ाना पड़ेगा, और कांग्रेस को अपनी सीटें बचानी होगी अगर उसको 50 भी सीट चाहिए तो। देखिए, असल में कोई भी चुनावी पूर्वानुमान होता है ना, वो गलत होने को अभिशप्त होता है। अच्छा। इसके बावजूद हम तमाम लोग वो पूर्वानुमान लगाते हैं क्योंकि फिर भी थोड़ी बहुत हवा दिखाई पड़ती है क्या होने जा रहा है। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। असल में तमिलनाडु के बारे में कहते हैं कि वहां मतलब 39 में 40 सीटें एक ही पार्टी जीत जाती है। जी, हाँ। 40वीं सीट पुडुचेरी की हो जाती है। हाँ। तो वहां की हवा जब बहती है तो एक तरफ बहती है, जो हमने देखा है कि न द्रमुक हो चाहे द्रमुक हो, किसी एक तरफ जाती है। इत्तेफाक से इस बार बीजेपी लगातार अन्नामलई की मार्फत इस कोशिश में है कि वहां वो एक बड़ी दरार पैदा कर सके। जी। मेरा अपना अनुमान है कि सीटें तो मतलब वोट तो उसके बढ़ जाएंगे जी, वोट शेयर तो बढ़ेगा उसका, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन वो सीटों में बदलेगा। हाँ। इसकी उम्मीद कम से कम इन चुनावों में तो नहीं करनी चाहिए। अच्छा। तो पहला चरण, चूंकि तमिलनाडु पूरा इसलिए मैंने उसकी बात की, राजस्थान भी वो राज्य है जहां बीजेपी के पास बढ़ने के लिए कुछ नहीं है। सही बात है। हाँ, वहां जितनी सीटें लबालब 25 में 25 पूरी, 25 की 25 सीटें उसके पास हैं, तो वहां भी चैलेंज 25 सीटों को बचाए रखने का है। हाँ, जो इस बार मेरे लिहाज से मुझे लगता है कि थोड़ा आसान काम नहीं है। असल में चुनाव के पहले जो विकास की बात हो रही थी, हाँ, लेकिन उसके साथ साथ पैरेलल सांप्रदायिकता का जो मुद्दा है जी, जो पहले राम मंदिर था, मजे की बात कि लगातार बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में राम मंदिर रहा, इस बार भी है। राम मंदिर बन जाने के बाद फिर मतलब राम वहां मौजूद है इनकैश करने की। हाँ, कि हम अब उनका भव्य आयोजन और रामायण यात्रा और क्या क्या करेंगे। तो एक तो ये है। दूसरा, इधर प्रधानमंत्री की भाषा देखिए जी, वो लगातार 2 चीजों पे जोर दे रहे हैं। कांग्रेस के वंशवाद पे, जो उनका परसों कल ही जो इनका इंटरव्यू चला था जी, उसमें जो पहली राजनीतिक टिप्पणी थी उनकी, वो यही थी कि मैं तो देश के लिए करता रहा, वो परिवार के लिए करते हैं। तो एक वंशवाद पे उन्होंने लगातार चोट की। दूसरा, तेजस्वी के एक बहुत मामूली से वीडियो को, जिसको कायदे से क्षेत्रीय राजनीति को इग्नोर करना चाहिए, जो आपस में जिसको हम लोग चुनावी चकल्लस में चला रहे थे, उसको प्रधानमंत्री ने उठाया, मुद्दा बना दिया। क्योंकि कहीं उनको ये ख्याल है कि एक डिवीजन करने की जरूरत है, एक ध्रुवीकरण की जरूरत है। उनके वक्तव्यों में लगातार ये बात आ रही है, कल भी उनके इंटरव्यू में था
तो वो ध्रुवीकरण होगा कि नहीं होगा, असली चैलेंज ये है। वो नहीं होगा इसका डर बीजेपी को भी है। उसके घोषणा पत्र में देखिए इस बार एनआरसी गायब है। हाँ, सीए है, एनआरसी हाँ, सीए तो है, और सीए वैसी कोई बड़ी बात नहीं है। जी जी। एनआरसी एक बड़ा मुद्दा था जो जिसके खिलाफ एक पूरा आंदोलन चला था जी, कि वो रजिस्टर नहीं, नाम, वो कागज नहीं दिखाएंगे। कागज सीए के लिए दिखाने की बात नहीं थी, हाँ, एनआरसी के लिए दिखाने की बात थी। तो बीजेपी के सामने ये दुविधा है कि वो जो पिछली बार जो उसके पक्ष में बड़ा भीषण ध्रुवीकरण हुआ था और जिसमें सबके सब उसकी तरफ थे, इस बार वो बचा रहेगा कि नहीं। राजस्थान का आधा और तमिलनाडु का पूरा चुनाव पहले सत्र में जो हो रहा है, इससे जो हवा थोड़ी बहुत बहेगी, इसकी जो धूल उड़ेगी, अगर वो दूसरे चरणों तक भी जाएगी तो बीजेपी के 370 और 400 सीटों का जो बार बार नारा लग रहा है, वो तो मुझे ऐसे भी असंभव सा लगता है। अच्छा। लेकिन वो कहीं और पीछे न रह जाए। मतलब ये पहला चरण आप मानते कि वो चुनाव की तस्वीर बदलेगा? तस्वीर बदलेगा नहीं, लेकिन जो तस्वीर दिखाएगा, हाँ, उस चुनावी चरण से जो तस्वीर दिखाएगा आएगी, उसका थोड़ा बहुत असर आने वाले दौर पे पड़ेगा। पूरा बदल देना तो जो बदलना था वो तो बदल चुका। तो पीडी सर, जैसे हाँ, कल 17 तारीख लास्ट डेट है, हाँ, आप कर सकते, उसके बाद तो 2 दिन का ब्रेक हो जाएगा, कैंपेन है। हाँ। अभी तक आपने कैंपेन देखा, आप डेस्क पे रहते तो देखते हैं प्रधानमंत्री का भाषण कहाँ चल रहा है, गृह मंत्री का कहाँ चल रहा है, राहुल का। अभी तक की रैलियों से, मुद्दों से, भाषणों से आपको क्या हवा नजर आई? किधर जा रही है हवा, किधर बह रही है हवा? देखिए, इन भाषणों से हवा का पता लगाना मुश्किल है। अच्छा। क्योंकि हर भाषण जो है उसमें एक बात और है जिसमें थोड़ा सा मीडिया की भी भूमिका है। इत्तेफाक से देखिएगा कि जो हमारी न्यूज एजेंसियां हैं जी, उनका सारा फोकस, हम खोजते हैं कि भाई अलवर में प्रियंका की रैली क्या हुई, हाँ, पता चलता है कि उसके विजुअल ही नहीं आए। हम खोजते हैं कि राहुल की भी तो कहीं भाषण दिया होगा, पता चलता है नहीं आए। तो आपके पास जो चीजें आ रही हैं वो सत्ता पक्ष से ज्यादा आ रही हैं। और अभी उत्तराखंड में मीडिया के खिलाफ भी प्रदर्शन हुआ, आपने देखा होगा। तो ये दिखाई पड़ रहा है कि कहीं न कहीं बीजेपी को जो व्यापक समर्थन था, उस समर्थन में दरार पड़ी है। अच्छा। उसका विपक्ष को कितना फायदा मिलेगा, बीजेपी को कितना नुकसान होगा, ये आकलन अलग है। लेकिन 303 सीटों वाला जो पिछला रिकॉर्ड था बीजेपी का, अब इस बार मेरे हिसाब से बना रहना मुश्किल है। लेकिन एक तरह से आप जो इशारा कर रहे हैं कि साम दाम दंड भेद, हर तरह से जनमत को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है कि ताकि जो जन का मत बन रहा है उसको ही एक तरह से एक बायस्ड बना दिया जाए। देखिए, जनमत को साम दाम दंड भेद से प्रभावित करने की कोशिश पहले भी होती रही है। इमरजेंसी हमने देखा है, और हमने ऐसी हवाएं 2004 में हमने देखा है। अटल आडवाणी आज के अमित शाह और मोदी से 19 नहीं लगते थे, और उस समय सोनिया गांधी आज के राहुल गांधी के मुकाबले बच्ची लगती थी। लोग बोलते थे पता नहीं कौन उनके भाषण लिखता है, पता नहीं वो 272 जो 1998 में हुआ था, सब उसको याद करते थे। तो ये तो बोल नहीं पाती हैं, तो कुछ नहीं कर पाती हैं। और वाकई राजनीतिक अनुभव उनका बस 7 साल का था। 97 में उन्होंने 10 जनपद और एक अकबर रोड के बीच का जो दरवाजा था उसको हटाया, कांग्रेस दफ्तर को अपने आवाज से जोड़ा, और उसके बाद राजनीति में एक तरह से आई, और 8 साल में उन्होंने ये बदलाव किया था। लेकिन उस बदलाव की दमक कहीं नहीं थी। राइजिंग इंडिया की बात हो रही थी, शाइनिंग इंडिया की बात हो रही थी। अटल आडवाणी मतलब बहुत बड़े फिगर दिखाई पड़ते थे। तो इसलिए जनता का जो है वो क्या कर देती है पता नहीं चलता है। तो मेरी ओर से अभी इतना ही। जी, देखिए अभी बहुत इन्होंने विस्तार से सारी बातें रखी। देखिए क्या है कि जो आपने कहा कि जो है ये जो पहला चरण है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बीजेपी का जो फोकस तमिलनाडु पे है वो बड़ा अद्भुत है। प्रधानमंत्री लगातार तमिलनाडु के दौरे पे जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि बनारस तक में तमिलनाडु को लेकर काफी कार्यक्रम किए गए तमिलनाडु के वोटर्स को जोड़ने के लिए। ये सही है कि डीएमके और एआईडीएमके के पक्ष में लहर बहती है, लेकिन जो पहली बार जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष आए हैं उनके ऊपर माना जा रहा है काफी स्पार्क है, वो काफी कोशिश कर रहे हैं।
कि तमिलनाडु में बीजेपी अपना कुछ खाता खोल सके, कुछ कर सके। लेकिन जो डीएमके और कांग्रेस का अलायंस है वो काफी मजबूत अलायंस है, तो बीजेपी को कितनी सफलता मिलेगी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसा कि प्रियदर्शन जी ने कहा, मैं उससे सहमत हूं कि बहुत ज्यादा बीजेपी को तमिलनाडु से अभी जो मौजूदा जो हालात है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि बहुत ज्यादा उम्मीद अभी नहीं रखनी चाहिए। देखिए बाकी जो राज्य हैं, जैसे मसलन राजस्थान में 25 के 25 सीट भाजपा ने जीती है। इस बार कांग्रेस ने सारे दिग्गज उतार दिए। अशोक गहलोत के लड़के पिछली बार हारे थे, फिर लड़ रहे हैं। इसके अलावा पार्टी ने अपने तमाम सीनियर नेताओं को वहां टिकट दिया है। अभी एक सर्वे आया था जिसमें वो कह रहे थे कि भाजपा 25 के 25 सीट जीत रही है। एक सर्वे था, एक चैनल ने किया था। हालांकि मैं चूंकि राजस्थान को लंबे समय से कवर करता हूं, लेकिन मेरा मानना है कि 6-7 सीटों पर कांग्रेस ने एक अच्छा इलेक्शन खड़ा किया है। और जो राजस्थान को जानने वाले जो पत्रकार हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो बता रहे हैं कि 7-8 सीटें कांग्रेस अच्छा लड़ रही है और कांग्रेस जीत सकती है वहां पे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को जो डेंट है वो राजस्थान में भी लग सकता है। उत्तराखंड का नाम आपने लिया, उत्तराखंड में तो ऐसा नहीं लग रहा है। उत्तराखंड में तो लग रहा है कि बीजेपी रिपीट करेगी, क्योंकि वहाँ जो है बहुत ज़्यादा कोई फाइट नहीं दिखाई दे रही है। तो बीजेपी के लिए आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खोने के लिए नहीं है। देखिए पहले भी उनके पास सीटें नहीं थी, तमिलनाडु में तो नहीं थी। राजस्थान में कुछ घटेंगे तो वो कहीं और से मैनेज करने की कोशिश करेंगे। कि एक जो बड़े मशहूर जो एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने कहा कि भाई जो तेलंगाना के नतीजे आएंगे, कर्नाटक के आएंगे और बंगाल के नतीजे आएंगे, वो बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे और वो उसमें बीजेपी को इतनी बढ़त मिलेगी कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ये ऐसा तो अलग अलग अनुमान है। देखिए हम लोग भी एक पत्रकार हैं, एक अनुमान ही बैठकर लगाते हैं कि, और कोई ज़रूरी नहीं है कि अनुमान सही हो। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो मुद्दे थे वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का एक इशू जरूर बन गया है। जो अभी पिछले दिनों जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जिस तरीके से मामला उछला, आपने देखा होगा कि जो तमाम जो विपक्षी नेता हैं उनके खिलाफ मोदी के खिलाफ एक सॉलिड इशू उनको मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड का। और मुझे लगता है कि ये इशू ऐसा है जिसपे वो सरकार को घेर सकते हैं, घेर रहे हैं। इसके अलावा कोई ऐसा मुद्दा अपोजिशन के पास नहीं मुझे दिखता है। 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि अगर आप चुनाव का मैप पे देखें तो जो बीजेपी की सबसे कमज़ोर इलाके हैं उनमें सबसे पहले चुनाव हो रहा है। जैसे आपने खुद ने कहा कि स्ट्राइक रेट कम है, 33% है, 39%। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि तमिलनाडु की सारी सीटें इस फेज में हैं, 40 की 40, 39 और एक पुडुचेरी मिला के 40। तो बीजेपी यहाँ पर एक भी सीट नहीं जीती थी, तो 102 का ऑलरेडी 62 हो जाता है। और 62 में से बीजेपी कितनी 40 जीती थी, पिछली बार 40 जीती थी। तो इन परिस्थितियों में ये चुनाव है। तो ये बीजेपी के लिए तमिलनाडु को ये मान के चलना कि जो पीडी सर ने कहा और जो शादाब बोल रहे हैं, मैं उनसे थोड़ा सा डिफर करता हूँ। बीजेपी वोट परसेंटेज जाहिर तौर पर इंप्रूव करेगी, यहाँ पर तो मैं सहमत हूँ। मेरे हिसाब से बीजेपी इस बार तमिलनाडु में सीटें भी जीतेगी। वो 1 जीतेगी कि 2 जीतेगी कि 3 जीतेगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन बीजेपी ने जो मेहनत की है, तो खासकर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो मेहनत की है, अगर मैं ठीक से याद करूं तो 1 जनवरी 2024 से लेके आज 17 अप्रैल 2024 के बीच में प्राइम मिनिस्टर तमिलनाडु के 8 या 9 दौरे कर चुके हैं जी। और तमिलनाडु की जितनी 40 की 40 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं तमिलनाडु पुडुचेरी की, सब में वो जा चुके हैं ऑलमोस्ट। इक्का दुक्का छूट रहे होंगे तो छूट रही होंगी। और बीजेपी ने इस बार कैंडिडेट भी ऐसे दिए हैं जो परसेप्शन के लेवल पर, सोशल मीडिया के परसेप्शन के लेवल पर अपनी जगह बनाते हुए दिखते हैं। उन चेहरों की चर्चा उत्तर भारत में भी हो रही है। अन्नामलाई फॉर एग्जाम्पल, ऐसे ही सुरेश गोपी केरल में है। ऐसे कुछ चेहरे, राजीव चंद्रशेखर को कर्नाटक से उठाकर केरल ले जाना। मैं ये कह रहा हूँ कि 129 जो सीटें हैं दक्षिण भारत की, जिसमें से बीजेपी के पास 27 या 29 सीटें थी 19 के चुनावों में, जिसमें 27 तो केवल कर्नाटक से ही थी। हाँ, 25 केवल कर्नाटक से ही थी। वो 25 बढ़ के इस बार बीजेपी की कोशिश है कि 40-45 के आसपास आए। और मुझे नहीं लगता कि 40-45 आएगी, क्योंकि बीजेपी अगर कर्नाटक में बहुत अच्छा की थी, इस बार कर्नाटक में उसको नुकसान होगा। पर वो गेम, हाँ, पर वो नुकसान जो कर्नाटक का होगा वो भरपाई करने की कोशिश की जा रही है तमिलनाडु से और केरल से। तो ये, क्योंकि ना हमको यह याद रखना चाहिए कि वहां पर डीएमके और कांग्रेस के अगेंस्ट भी इस वक्त एंटी इनकम्बेंसी है। वो सरकार वहां 5 साल से चल रही है। डीएमके को फायदा क्या है वहां पर कि एडीएमके खत्म हो गई है। जयललिता के बाद से कोई एक नेता नहीं बचा। पलानीस्वामी नेता है कि पनीर सेल्वम नेता है। इस वैक्यूम का फायदा स्टालिन और स्टालिन के परिवार को मिल रहा है। और वो इसीलिए, और उनके पास ताकत भी है, पैसा भी है, 5 साल से सत्ता में भी है, तो इसीलिए उनका चुनाव ज्यादा वोकल और ज्यादा एग्रेसिव दिखाई देता है। और ऐसा लगता है कि वो उनकी और कांग्रेस के पक्ष में वहां पे माहौल है। लेकिन बीजेपी की सभाओं में, प्राइम मिनिस्टर मोदी की सभाओं में जो भीड़ आ रही है, वो हिंदी में भाषण दे रहे हैं।
उनका भाषण वहाँ ट्रांसलेट होता है और वो हर वो मुद्दा उठा रहे हैं जो बीजेपी का कोर मुद्दा है। उनके हर इंटरव्यू में आप देखिए तमिल भाषा की बात हो रही है, वो सेंगुल को लेकर आ रहे हैं, वो तमिल काशी जो काशी शादाब की बात कर रहे थे, तमिल काशी संगम जो काशी में हो रहा है उसका जिक्र कर रहे हैं। वो तमिल की भाषा को उन्होंने कल के एनआई के इंटरव्यू में कहा कि दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा है ना, वो सभ्यता धरोहर की बातें कर रहे हैं, हर वो चीज कर रहे हैं जिससे जो डीएमके की मुखालफत वाला वोट है, जो द्रविड़ पॉलिटिक्स से मुखालफत वाला वोट है, वो बीजेपी के पक्ष में कंसोलिडेट हो। और वो वोट कौन सा है? वो वोट है जो कांग्रेस को जाता था, वो वोट वो है जो कांग्रेस, मूपनार, चिदम्बरम, क्योंकि ये लोग एंटी डीएमके पॉलिटिक्स के चेहरे हैं। इनको इससे क्या फायदा होगा? बीजेपी को दो फायदे हैं। एक तो कांग्रेस का वोट बैंक आप छीनेंगे और अपनी जमीन जो आपकी हिंदुत्व की जमीन है या राम की जमीन है या सनातन की जो जमीन है जो कि डीएमके के अगेंस्ट, डीएमके की राजनीति के अगेंस्ट की जमीन है, उसको आप नर्चर कर रहे हैं, केटर कर रहे हैं। आज आप 1, 2, 3 सीटों पर लीड बनाएंगे, जीतेंगे। हो सकता है कि आने वाले 4 साल के 5 साल के बाद जब लोकसभा चुनाव होंगे तो ये सीटें और इम्प्रूव कर जाए। तो वो और ये मैंने देखा है, जब मैं अयोध्या में था तो बहुत बड़ी संख्या में दक्षिण भारत के लोग वहां आके दर्शन कर रहे हैं, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। वो वोट किसको करेंगे? स्टालिन को करेंगे कि राहुल गांधी को करेंगे कि मोदी को करेंगे, मुझे नहीं पता। पर वो भीड़ जो थी वो साउथ इंडियन जो चेहरों से दिखता है, वो केरल से आ रहे थे कि तेलंगाना से आ रहे थे कि कर्नाटक से आ रहे थे, मुझे नहीं पता, पर वो साउथ इंडियन पहनावे से बातचीत में दिखाई देते थे, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो अयोध्या का जो फ्लाइट चलाई गई ना, उसमें आप देखिएगा अक्सर जो लोग फ्लाइट में दिखते हैं वो ज्यादातर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के नीचे के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बाकी सब जगह से तो रोड अप्रोचेबल है, आप रोड से पहुंच सकते हैं वाया लखनऊ होके, पर फ्लाइट में अधिकतर लोग ऐसे आ रहे हैं जो दूर से आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी के लिए ये जो 40 में से 39 सीटें हैं उसमें उनको फायदा मिलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इस चुनावों में और खासकर पहले चरण की क्योंकि आप बात कर रहे हैं और पहले चरण के मतदान के पहले हम भी चर्चा कर रहे हैं, पीडी सर की उस बात से मैं सहमत हूं कि प्राइम मिनिस्टर के मुंह से जब ऐसी चीजें निकलती हैं कि क्या पहनते हो, क्या खाते हो, मटन खा रहे हो, मछली खा रहे हो, संविधान को बचाने की वो पैरोकारी करते हुए दिखाई देते हैं कि संविधान में बदलाव नहीं होगा, भारत का संविधान तो बाबा साहब अंबेडकर भी आकर नहीं बदल सकते, इस तरह का जब बयान दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो डिफेंसिव पे है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और उसकी बहुत बड़ी वजह कांग्रेस के नेता, भाजपा के नेताओं के बयान, अरुण गोविल साहब का पैरोकारी करना, लल्लू सिंह का पैरोकारी करना, अयोध्या के 3 बार के सांसद हैं और वो कह रहे थे, कल का वीडियो जो वायरल हुआ कि भाई 370 क्यों चाहिए, क्योंकि संविधान बदलना है ना। अनंत हेगड़े ने कहा, अनंत हेगड़े ने बोला फिर टिकट भी नहीं मिला, फायदा। हाँ, अनंत हेगड़े ने बोला उनका टिकट कट गया। मतलब मैं कह रहा हूँ कि लल्लू सिंह को टिकट मिलने के बाद भी बोल रहे हैं। लल्लू सिंह की यूएसपी के अयोध्या में बड़े पॉपुलर है, वो अयोध्या में बिल्कुल मतलब कहीं भी रुक गए, कहीं भी खड़े हो गए, किसी भी स्कूटर पर बैठ गए, सड़क पर बैठ के पान खा लिया, आपके साथ बैठे शादी, चलो आओ तुम्हारे लस्सी पियेंगे, वो लल्लू सिंह। तो लल्लू सिंह वहाँ पे सांसद लल्लू सिंह नहीं है, वो लल्लू भैया है, वो लल्लू भैया कहीं भी चले जाते हैं, तो उनकी खासियत है। लेकिन ये जो बयान आ रहे हैं ना बीजेपी के नेताओं के, ये राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव में और खासकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्राइम मिनिस्टर मोदी की छवि के लिए बहुत ही डैमेजिंग है। क्या आप अगर 370 की बात कर रहे हैं तो क्या वाकई में आप बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने वाले हैं? क्या भारत का संविधान जो इतना खूबसूरत संविधान है, जिसको हर संप्रदाय को मानने में दिक्कत नहीं होती है, जिसमें भले आज 100 से ऊपर संशोधन हो चुके हैं, पर आज भी ये भारत को इंटीग्रेट और यूनाइट रखने में संविधान की बहुत बड़ी भूमिका है, उसको आप नकार नहीं सकते हैं। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को अपने हर इंटरव्यू में, अपने हर भाषण में ये बात कहनी पड़ रही है कि संविधान नहीं बदला जाएगा। ये मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में जो काम साध्वी प्रज्ञा के साथ 5 साल के बाद हुआ, वो काम लल्लू सिंह और अरुण गोविल के साथ भी 5 साल बाद हो सकता है, क्योंकि अब तो अनाउंस हो चुके हैं, अब विड्रॉ कर नहीं सकते हैं। इसको मुद्दा भी बनाया, आप देखेंगे कि तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि अगर ये सरकार आई तो संविधान बदल देगी, जिसका आप कह रहे हैं कि बार बार देखिए विपक्ष का काम सफाई दे रहे हैं, विपक्ष का काम इस चीज को फैलाने में विपक्ष ने आगे भूमिका निभाई है कि ये संविधान बदलना चाहते हैं, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। पर कहते हैं कि अब देश में चुनाव नहीं होंगे। आज मैं अशोक गहलोत को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अब अगर ये सरकार आई तो चुनाव अब नहीं होंगे। तो इस तरह की बात, डराने वाली बात भी अपोजिशन कर रहा है, हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अशोक गहलोत को, लालू यादव को, राहुल गांधी कुछ भी बोले, लेकिन हम सब जानते हैं कि चुनाव तो रूस में भी हो रहे हैं, चुनाव तो कोरिया में भी हो रहे हैं, चुनाव तो हर जगह होते हैं। तो ये इससे तुलना नहीं करनी चाहिए, ये बहुत बड़ा कदम होगा। तो मुझे लगता नहीं कि संविधान वाले मामले को लेकर जो बीजेपी के चेहरे हैं जिन्होंने इस तरह के बयान दिए, उन पे आप देखिएगा आगे जाकर कहीं ना कहीं प्यूनिटिव एक्शन जरूर लिया जाएगा, इसको छोड़ा नहीं जाएगा, इसको
टिप्पणी नहीं आना नड्डा साहब की, अमित शाह जी की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की, इसका मतलब ये नहीं है कि इनको क्लीन चिट मिली हुई है। इनको कहीं ना कहीं मैसेज जा रहा होगा। ये क्यों कर रहे हैं, किसकी शह पर कर रहे हैं, ये विचित्र जी ज्यादा बता पाएंगे, तो मैं माइक विचित्र जी को दे रहा हूँ। मुझे अच्छा ये लगा विचित्र सर कि सुमित सर आशावान है, आशावान होना चाहिए इंसान को। काहे के लिए आशावान? की कार्रवाई होगी, इस बात के लिए आशावान। मैं इसलिए आशावान हूं कि साध्वी प्रज्ञा के साथ हुआ ना, प्रवेश वर्मा के साथ हुआ ना। और साध्वी प्रज्ञा सिर्फ महात्मा गांधी के बयान की वजह से नहीं, उनका काम भी उस लेवल पर नहीं था कि प्रवेश विदुड़ी देखो विदुड़ी रमेश इनके साथ मैं कह सकता हूँ बयान भाषण की वजह से, लेकिन विदुड़ी बहुत लोकप्रिय है सर। सुमित सर इसमें दो लोकप्रिय है ना, तो टिकट कटा ना उनका, सुमित सर कटा ना उनका। सुमित सर इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक तो हैबिचुअल ऑफेंडर है, तो प्रज्ञा सिंह और विदुड़ी हैबिचुअल ऑफेंडर थे। लल्लू सिंह या अरुण गोविल अगर वो बार बार रिपीट करेंगे तो ही एक्शन, मुझे लगता है एक बार की तो माफी उनको सरकार दे देगी। अगर एक बार बोल के गलती से बोल के सर विचित्र सर एक चीज पूछना था कि जो सर ने कहा ना साउथ इंडिया को अट्रैक्ट करने के लिए बीजेपी कोशिश करी, तो मनीषा प्रियम ने कल बैटल ग्राउंड शो में कहा कि जब वो बनारस गई थी तो उन्होंने देखा कि वहां पर रोड सड़कों पर जो मंदिर के आसपास वहां पे साउथ इंडियन ज्यादा दिख रहे थे, नॉर्थ इंडियन कम दिख रहे थे। तो ये दिखाता है कितना बीजेपी वहां पे कोशिश करे। मेरा सवाल आपसे एक बेसिक सवाल है कि मतदाता जो तीन दिन बाद वोट करने जाएगा, उसके मन में क्या मुद्दे होंगे और वो किन चीजों को रख के वोट करेगा? आपके नजर से क्या वो मुद्दे हो सकते हैं, और क्या वो अगले वाले आने वाले चुनाव के जो फेज वाइज है उसमें कुछ महत्वपूर्ण कदम होगा, जो पहला फेज हम लोग कल परसों वोट करने वाले हैं? मैं इस सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन चूंकि प्रियदर्शन जी चले गए हैं, उनके एक सवाल का जो बोले हैं वो मैं उससे इतना असहमत हूं कि पहले उसका जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि 2004 और 2024 की बात कि अटल और आडवाणी की बीजेपी इनसे कम ताकतवर नहीं थी मोदी और शाह से, और राहुल की तुलना में सोनिया गांधी बच्ची लगती थी। मुझे लगता है कि उन्होंने सोनिया गांधी की राजनीति को नहीं समझा। सोनिया गांधी बिल्कुल बच्ची नहीं लगती थी, बल्कि सोनिया गांधी सबसे ज्यादा मेच्योर्ड पॉलिटिशियन उस समय थी। हम लोग उस समय तक पत्रकारिता के 6-7 साल 7 साल हो चुके थे, और सोनिया गांधी विपक्षी दलों से गठबंधन स्वयं आगे बढ़कर करती थी। राहुल गांधी वो काम नहीं करते हैं। राहुल बिल्कुल पासवान के घर पैदल जाना, डीएमके जैसी पार्टी को जोड़ना, लेफ्ट को जोड़ना, मुलायम सिंह यादव के साथ कोई निजी तौर पे संवाद नहीं था। सोनिया गांधी से एक ही गलती हुई थी 1999 में, वो भी उनकी गलती नहीं थी कि उन्होंने जो ये ऐलान कर दिया था कि मेरे पास 272 का बहुमत है, और मुलायम सिंह यादव ने उनको गच्चा दे दिया था। जिसके बाद मुलायम सिंह से उनकी बहुत नहीं बनी, लेकिन वो मुलायम भी समर्थन के लिए तैयार हो गए थे। दूसरी बात कि सोनिया गांधी ने जो उस समय मेहनत की 2004 के चुनाव में, वो राहुल गांधी में वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखती। तीसरी बात कि बीजेपी, मोदी और शाह की बीजेपी आडवाणी और वाजपेयी की बीजेपी से बहुत आगे है। वो लोग 183 सीट से आगे नहीं बढ़ पाए थे, ये 303 तक पहुंची है, तो इसको आप लेवल पर नहीं कर सकते हैं। ये इन्होंने उस बीजेपी को बड़ा किया। उनकी बीजेपी के समय में आरएसएस के प्रमुख थे के एस सुदर्शन, वो सरकार के बारे में इतनी कड़वी बातें बोलते थे, सरकार की घिघी बंदी रहती थी, सरकार चुप रहती थी। आडवाणी और वाजपेयी एक शब्द नहीं बोल पाते थे। आज आरएसएस भी कुछ नहीं बोलता है। हो सकता है कि आरएसएस इतना मुदित हो कि सरकार उसके मन के हिसाब से सब कुछ कर रही है। आए दिन तो बोल देते स्वदेशी मंच वाले, कुछ लोग बयान देते हैं, स्वदेशी मंच पे बयान आ जाता है कि एफडीआई फॉरेन निवेश को लेकर खिलाफ बयान देते हैं। बस सरकार के बारे में सीधे किसका सुना आपने? आलोचना नहीं करते हैं जो आप कहते हैं। तो मेरे कहने का इसको अच्छा, आप इसको विचित्र सर इसको आप अच्छा मानते हैं कि आप उसको? मैं ना इसको अच्छा मानता हूँ ना बुरा मानता हूँ। मैं बता रहा हूँ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि संघ था कि बीजेपी का जो गार्जियन है वो संघ परिवार है, वो अंकुश रखता है। अगर दाएं बाएं जा रहे हैं अब आप ये कह रहे हैं कि ये मोदी और शाह संघ की भी नहीं सुन रहे हैं। जो मैं ये कह रहा हूँ कि उस समय से ये बीजेपी ज्यादा ताकतवर है, और कांग्रेस आपकी बात से लग रहा है कि मोदी शाह ज्यादा ताकतवर है, बीजेपी तो खैर ताकतवर है ही है। तो लेकिन आपके कहने का मतलब है कि मोदी शाह इतने ताकतवर है कि संघ की भी नहीं सुनती। ये बताइए कि इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस ताकतवर थी या इंदिरा गांधी ताकतवर थी? नेता और पार्टी दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि पार्टी बहुत मजबूत है और नेता कमजोर होगा। पार्टी कमजोर होती है। एक चीज और भी पूर्णेंदु, ये हमको समझना चाहिए कि मोदी शाह बीजेपी से अलग नहीं है।
ना बीजेपी मोदी शाह के बगैर सस्टेन कर पाएगी। जो बात विचित्र जी बोल रहे हैं उसकी बात से 100% सहमत होते हुए आज की डेट में अगर मोदी शाह ज्यादा बड़े दिखाई देते हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो वाकई में ज्यादा बड़े हो गए, वो हमारे परसेप्शन के लेवल पे बड़े हो गए। वो विजेता है, हाँ, इसलिए बड़े दिखते हैं। जो भी विजेता होगा। और आज राहुल गांधी कांग्रेस को अगर बहुमत छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं 152 सीट को 152 पर ला दें, राहुल गांधी का कद मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी इन सबसे बड़ा होगा। और आपने देखा 2009 में जब यूपी में 21-22 सांसद जीत के आए थे तो यही राहुल गांधी हीरो हो गए थे, होंगे। लेकिन उस समय की कांग्रेस। और एक चीज और बोलना चाहता हूं आप ही की बात बोलते हुए मैं, वो ये कि आज की डेट में जितना भी संघ परिवार का जो सो कॉल्ड 100 साल का पुराना एजेंडा है वो कौन पूरा कर रहा है, वो कैसे पूरा हो रहा है। राम मंदिर बनने की बात कर लीजिए, 3 तलाक की बात कर लीजिए, 370 की बात कर लीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर लीजिए, सीएए की बात कर लीजिए, एनआरसी की बात कर लीजिए, ये कौन पूरा कर रहा है, ये किसके नेतृत्व में पूरा हो रहा है। अब तक मैनिफेस्टो में था, अब जमीन मैं वही कह रहा हूं कि ये सब चीजें जब मोदी और शाह की जोड़ी या इनकी सरकार कर पा रही है, चाहे जैसे भी जिन नीतियों के जरिए, जिन कार्यक्रमों के जरिए आप साम दाम दंड भेद कह लीजिए कि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कराया है, पर सुप्रीम कोर्ट से तो अभी मोदी वाजपेयी जी भी करा सकते थे, करा लेते उस टाइम पे, नहीं हो पाया ना। तो एट द एंड ऑफ द डे जो डिलीवर कर रहा है ये वही स्थिति है कि आप तुलना कर रहे हैं कि माही अच्छा कप्तान था कि विजय हजारे अच्छे कप्तान थे कि वीनू मंगड़ अच्छे कप्तान थे कि सुनील गावस्कर अच्छे कप्तान थे। सब अपने अपने दौर के अच्छे कप्तान थे और सबने अपने दौर की जरूरतों के हिसाब से काम किया, और जिसने डिलीवर सबसे ज्यादा कर दिया वो सबसे अधिक चर्चा। देखिए सुमित जी ने जो क्रिकेट की बात की, तो मैं वही कहूंगा कि वाजपेयी और इनका दूसरा मोदी का, वाजपेयी और मोदी में वही अंतर है जो सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली में है। विराट कोहली आक्रामक होकर खेलते हैं, सचिन तेंदुलकर भी आक्रामक खेलते थे, लेकिन सचिन तेंदुलकर नर्वस 90s में हो जाते थे। वाजपेयी के साथ वो बात नहीं थी जो मोदी के साथ है। प्लस उस समय कांग्रेस गई गुजरी के बावजूद इतनी कमजोर नहीं थी। कई राज्य एक बार सबसे महानतम क्रिकेटर तो सचिन ही है ना। अभी आप बोल रहे हैं ना, अभी तो ये खेल रहे हैं। और आज भी लोग देखिए, सम्मान देना दूसरी बात है। सम्मान वाजपेयी को सबसे ज्यादा, मोदी से ज्यादा लोग देते हैं। जो मोदी के, बीजेपी के विरोधी हैं वो भी देते हैं। वो सम्मान हो सकता है ये कभी न पाए। जो सम्मान हमेशा, एक बार जान जाइए, इस देश में थोड़ा विषयांतर हो रहा है, हमेशा जो माइल्ड होता है, जो उदार होता है, उसी को मिलता है। इस देश में जो सम्मान गांधी को मिला वो नेताजी को नहीं मिला। जो सम्मान सम्राट अशोक को मिला, जो युद्ध के खिलाफ गया, वो कभी चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं मिला। ये इतिहास है इस देश का। तो इसलिए वो सम्मान तो मिलेगा, लेकिन सम्मान मिलना और शक्ति मिलना, दोनों में फर्क है, मेरा ये कहना है। तो और दूसरी बात है कि कांग्रेस उस समय गई गुजरी होने के बावजूद कई राज्यों में उसकी सरकार थी, केंद्र में भी 114 सांसदों वाली पार्टी थी, और सोनिया गांधी ने उसको मजबूत किया। और सोनिया गांधी ने एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की तरह दिखाया, वो कहीं से बच्ची की तरह राहुल गांधी की तुलना में तो नहीं दिख रही। ये तो हाँ, असली फेज में क्या होने वाला है? फर्स्ट फेज में मुझे लग रहा है कि तमिलनाडु को बीजेपी उसी तरह से प्रयोग कर रही है जैसा उसने कई वर्षों तक पश्चिम बंगाल के लिए किया। बंगाल उनके लिए एक दो सीट जीत गए तो जीत गए। उसी तरह से तमिलनाडु में भी 2009 में या 2004 में एक सीट, 3 जीते तो उसके पास नहीं जीते, कोई नहीं जीत पाया। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, आप ये कह रहे हैं कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। मैं कह रहा हूं, उनको ये लग रहा है कि ये फ्यूचर नहीं, वो पहले से जो लगा रहे थे वो फ्यूचर आज प्रेजेंट में वो इनकैश करना चाहते हैं। होगा कि नहीं होगा हम नहीं कह सकते, क्योंकि मैं एक पत्रकार के रूप में हमेशा ये मानता हूं कि हमारा ये काम नहीं है बताना कि कौन कहां पर जीत रहा है। हम सिर्फ लक्षण बता सकते हैं, और लक्षण ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां एक नैरेटिव बीजेपी के लिए बनाया है, और वो नैरेटिव इस बार मजबूत क्यों है? इसलिए नहीं है कि बीजेपी की जो सनातन वाली राजनीति है वो वहां पर बहुत हिट करेगी। वो इसलिए है कि जो सुमित जी ने कहा कि AIADMK का कमजोर हो जाना, उस कमजोरी का फायदा, यदि लड़ाई त्रिकोणात्मक हो रही है जिसमें AIADMK हो सकता है सबसे कमजोर हो, स्टालिन की पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन मजबूत हो, लेकिन जो विपक्ष वाली जगह है उसमें कांग्रेस बीजेपी अपने जिन दलों के साथ गठजोड़ किया है उसमें भी और उनके सहयोगी जो भी लाएंगे वो उनके लिए बोनस होगा।
नहीं, टोटल आपको क्या नजर आता है मुद्दे वाइज अगर कोई बात किया जाए, आपको लगता है मुद्दे जो अभी तक प्रचार में आए हैं, चुनाव मैदान में बातें कही गई हैं, उनमें आपको तथ्य नजर, मतलब तथ्य तो नहीं बोल सकते क्योंकि राजनीति है, पूरा पॉलिटिक्स है, इसको चुनाव को पॉलिटिक्स कौन ले जा रहा है? जैसे कि जो प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, जो राहुल गांधी दे रहे हैं, चाहे विपक्ष दे रहा है, जो तेजस्वी दे रहे हैं, चाहे अखिलेश दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई आप रोजगार की बात करो ना, रोजगार की बात क्यों नहीं करते, मीट खाने की बात क्यों कर रहे हैं? इनको चुनाव 60 महीने के बाद होता है 5 साल में, उसमें से 56-57 महीने विकास का जोर होता है, लेकिन 3 महीने भावना जो है विकास को पीछे छोड़ देती है। तब सब लोग भावना के सिर पर नाचते हैं, क्योंकि तब लोग आप किसी के लिए कितना अच्छा काम कर देते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। महत्वपूर्ण ये रह जाता है कि आप उनकी भावुकता को कितना सहलाते हैं और कितना उसको तवज्जो देते हैं। तो अपने अपने हिसाब से लोग भावुक मुद्दों को उछाल रहे हैं, और जब तक भावुक मुद्दे महत्वपूर्ण रहेंगे हमको लगता है कि बीजेपी को फायदा होगा। इसीलिए नैरेटिव अगर भावुकता के किसी भी भावुक मुद्दा जिसके पक्ष में होगा उसको फायदा होगा, हमेशा ये हुआ है। तो मुद्दे काम नहीं करते। लेकिन एक चीज और, एक छोटा सा बस मैं इसमें कर दूं, लेकिन चूंकि 10 साल तक मोदी की सरकार है केंद्र में, तो हम सिर्फ चूंकि वो भावुकता पर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसके जरिए हम सबको इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन हमको ये लग रहा है कि 10 साल में नाराजगी भी होती है। अब वो नाराजगी अगर विकास के सवाल को लेकर हुआ, क्योंकि भावुक मुद्दों को इन्होंने पूरा भी किया है, जो हिंदुत्व के भावुक मुद्दे हैं उनको उन्होंने पूरा किया। वो मुद्दे जो हैं उस पर क्या है, अब ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। देखिए, मैं इसमें जो विजित मणि जी ने कहा उसमें एक चीज जरूर जोड़ूंगा कि देखिए, ये जो अपने देश में जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, या जो तमाम जो आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो उस पर वोट नहीं हो रहा है। ये एक दुर्भाग्य है कि लोग बात तो करते हैं कि देखिए बड़ी बेरोजगारी है, गांव में लोग बैठे हुए हैं, दिन भर मोबाइल चला रहे हैं, काम धाम नहीं है। या आप देखिए कि जो जरूरी चीजें उनके दाम कितने बढ़ गए, 3 गुने 4 गुने हो गए 5 साल में। लेकिन क्या है कि जब वोट करने जाएंगे तो वो देखते हैं कि कौन हमारी जाति का कैंडिडेट है, हमारे धर्म का कैंडिडेट है। तो ये तो देखो, लोगों को खत्म करना पड़ेगा। हर काम पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती है, या हर काम जो है आप सोचें कि कोई नेता कर देगा। ये तो पब्लिक के मन में होना चाहिए कि भाई हमारे जिस सांसद या जिस विधायक या जिस पार्षद को हमने चुना है, हम उससे सवाल करेंगे भाई हमारे गली में जो ये सड़क है ये नहीं बनी है, तो आप चाहे किसी दल के हो, आपने नहीं बनाया तो हम आपको वोट नहीं करेंगे। लेकिन वो उस वक्त देखेंगे कि भाई हमारी जाति इसकी जाति मिल रही है तो चलो इसको वोट कर दो। तो ये जो एक चीज है इसको डिस्करेज करना चाहिए। इसको लोगों को इस बात को अवेयर होना चाहिए कि हम इश्यूज पे बात करें, जो देश के जो मुद्दे हैं, जो आम लोगों से जुड़े मुद्दे हैं उन पर वो करें, लेकिन उसका परसेंटेज कम है, कम लोग हैं जो इसको देखते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। एक छोटा सा, पूर्णेंदु जी माफ कीजिएगा, एक छोटा सा किस्सा बता रहा हूँ। 1992 में की बात है, हम लोग नया BHU में मैं गया था पढ़ने। बनारस में बीजेपी की एक रैली थी, बेनियाबाग की के मैदान में। बीजेपी के सारे बड़े नेता आए थे। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 91 में राम लहर में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी। जब कल्याण सिंह भाषण दिए तो उन्होंने कहा कि पिछली बार तो हम राम के नाम पर जीत के आए थे, अगली बार काम पर आएंगे। उसके बाद सिकंदर बख्त जो बीजेपी के एक नेता थे, उनका जब नंबर आया तो उन्होंने जब बोलने के लिए खड़े हुए तो बोले कि कल्याण सिंह किस काम की बात कर रहे हैं। थोड़ा शब्द उनके इतने मैंने सीधे नहीं रहे होंगे, क्योंकि जनता को बताना, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्या था उसका लबोल हुआ। 77 में जनता पार्टी काम की नहीं थी, लोकतंत्र बचाने का एक भावुक सवाल था, विकास मतलब काम का। 80 में इंदिरा गांधी क्या काम की थी, जनता पार्टी की सिर्फ फोटोवल से। राजीव गांधी तो विशुद्ध इंदिरा गांधी की हत्या, जबकि इंदिरा गांधी के सारे काम ऐसे थे जो कि उनको 84 में या 85 में चुनाव होता तो सत्ता में आने देने के लिए नहीं थे। बीपी सिंह क्या एक पर्ची लेके आए थे, फोर्स का उठाते थे, वही पर्ची आज तक प्रूव नहीं हो पाया। लेकिन तो इसे पर्ची सर पर्ची निकालते थे कि ये मेरे पास है। तो भावुकता पर राजनीति होती रही है इस देश के, क्योंकि इस देश के लोग बड़े भावुक हैं। पुरेंद्र जी, आप मुद्दों पे आप बताएं। वैसे ऐसे आज नंबर आ चुका है, ये मत बोलिएगा कि 40 पे ही आया है। नहीं, वो बीच में तो मैंने हस्तक्षेप किया है, वरना नंबर तो मेरा आधे घंटे के बाद ही आया है। तो पहले चरण का जो सबसे ज्यादा 102 सीटें हैं, और ये बात सही है कि सबसे ज्यादा नजर जो है वो तमिलनाडु पर है, 39। और जैसा सुमित सर ने कहा 40, पुडुचेरी भी एक तमिलनाडु की धारा में ही बहता है, और जिधर
तो इसलिए नजर सबसे ज्यादा है क्योंकि तमिलनाडु में अभी जो दो प्रमुख पार्टियां हैं वो दोनों ही द्रविड़ राजनीति को सपोर्ट करने वाली है। तो आप उनकी जो कोर आइडियोलॉजी है वो दोनों एक ही आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग हैं। अब बीजेपी अपनी जो हिंदुत्व की राजनीति और जो सनातन का जो मुद्दा है वहां पर, जैसा कि स्टालिन के बेटे ने एक सनातन के विरोध में बयान दिया और प्रधानमंत्री लगातार उसको मुद्दा बनाते रहे। आज गया में वो रैली कर रहे थे और गया पहली फेज का ही उसमें है, जीतन राम मांझी वहां से उम्मीदवार है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि मांझी जी नहीं, आप समझिए मोदी को आप वोट कर रहे हैं। मतलब एक पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो उसके रैली में भी प्रधानमंत्री अपना ही चेहरा आगे कर रहे थे कि आपको मेरे ही उसमें करना है। तो ये भी एक फैक्टर है कि उनके नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। और उन्होंने वहां सनातन का भी मुद्दा उठाया कि किस तरह से जो इंडिया घमंडी अलायंस, उनके शब्दों में, उसके लोग किस तरह सनातन विरोध की बात कर रहे हैं। तो उनको हमें सबक सिखाना होगा। और ये जो 400 सीटों का नारा प्रधानमंत्री ने बोला कि हमने लिया है, वो इसलिए है कि इनको सजा मिलनी चाहिए और सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि इनको ऐतिहासिक हार होनी चाहिए। फिर चूंकि गया सुरक्षित सीट है, दलित आबादी बहुत ज्यादा है वो, और दलित कम्युनिटी में संविधान एक उनके लिए बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है कि डॉक्टर अंबेडकर उनके आइकॉन है और वो डॉक्टर अंबेडकर और संविधान का नाम एक दूसरे से बिल्कुल आत्मा और शरीर की तरह है। तो जब भी संविधान पर खतरे की बात आती है तो दलित समाज कहीं ना कहीं उसको निगेटिव तौर पर लेता है। तो प्रधानमंत्री को वहां एक सफाई भी देनी पड़ी कि मैं क्या, बीजेपी क्या, खुद डॉक्टर साहब भी इस संविधान को नहीं बदल सकते थे। लेकिन उन्होंने एक बात उसमें और जोड़ी, सनातन को वहां भी वो ले आए। उन्होंने कहा जो संविधान सभा थी और जिन्होंने इतनी गहन चर्चा और उसके बाद जो इतना बेहतरीन संविधान तैयार किया जो हमारे देश को एक राह दिखाता है, उसमें भी 80-90% सनातनी थे। तो चुनाव विकास से होते होते अंत में वो खाने पीने और संविधान और सनातन पर आया। मुझे पुण्य, तो उसमें मुझे मतलब हम लोग इस पर चर्चा कर भी चुके हैं और हमको नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी की स्ट्रेंथ है पोलराइजेशन, और उस पोलराइजेशन की स्ट्रेंथ को हम और आप कितना भी आलोचनात्मक तरीके से टिप्पणी करना चाहें पर बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता है। वो इस तरीके से करके वो उनके अपने टैली में हमेशा इजाफा होता है। बिल्कुल, चाहे वोट परसेंटेज की टैली हो चाहे सीटों की टैली हो। तो जिसको आप कह रहे हैं कि वो खाने पीने की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, मुगलिया सोच की बात कर रहे हैं, मटन मछली की बात कर रहे हैं, इससे उनको फायदा, उनका वोटर जो है वो यही सुनना चाहता है, फायदा होता है। अब मैं उसी सवाल पे मैं निकल रहा हूँ, मेरी इजाजत है, मेरे को अगले शो में। अच्छा आप लोग कंटिन्यू करो। ठीक। तो नहीं, वो अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो नहीं, मैं ये कह रहा था कि बीजेपी को बहुत सारे राज्यों में ध्रुवीकरण से फायदा मिलता है, लेकिन तमिलनाडु की जो अभी तक की राजनीति है, सवाल ये है कि क्या बीजेपी वही राजनीति करते हुए तमिलनाडु में इनरोड कर पाएगी। ये बहुत दिलचस्प मामला है। हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी का एक चुनाव पहले तक कोई अस्तित्व नहीं था और उसने सरकार भी वहां बनाई है। त्रिपुरा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि त्रिपुरा में जब बीजेपी ने पहली बार सरकार बनाई 18 में ना, तो पहली बार सरकार 18 में बनाई, फिर 23 में दोबारा में, फिर दूसरी 23 में बनी, पहली 23 में। आप बंगाल में देखिए दूसरे नंबर की पार्टी, हाँ दूसरे बन गए। नहीं, मैं एक एग्जाम्पल लिया और भी एग्जाम्पल है। तो 18 से पहले जब चुनाव हुए होंगे उसके पहले वाले, तो बीजेपी का मुझे नहीं लगता कि उसमें 5-7% वोट शेयर भी रहा होगा। सही बात। अब बीजेपी अब बीजेपी ने वहां सरकार बना ली। अब वो क्या तमिलनाडु जैसे स्टेट में उस तरह का कोई परफॉर्मेंस करने वाली है। एक जैसा विजय सर ने कहा कि वहां जो एआईडीएमके कमजोर हो रही है उसके वोट्स को बीजेपी वो कर ले, क्योंकि उन्होंने टीटीवी दिनाकरण या ओ पनीर सेल्वम को अपने साथ जोड़ा जो एआईडीएमके के ही प्रमुख नेता रहे हैं। और दूसरा, लेकिन सवाल है कि क्या वैचारिक तौर पे जो वोटर वहां का वोट करता है, बीजेपी ठीक है एलाई पार्टनर के तौर पे अलग है, लेकिन क्या बीजेपी अपनी जो उनकी राजनीति है हिंदुत्व उससे विचलन नहीं है। अन्नामलाई बार बार उस मुद्दे को उठा रहे हैं और उसी मुद्दे को उठाने की वजह से ही एआईडीएमके उनसे अलग हुई। एआईडीएमके उनसे अलग नहीं होना चाहती थी क्योंकि एआईडीएमके खुद चाहती थी बीजेपी हमारे साथ रहे, लेकिन अन्नामलाई का बयान एआईडीएमके के वो मजबूर थे कि उसके बाद उनके बीजेपी के साथ नहीं रह सकते थे, वरना जो वोट उनको मिलने थे। अब एक चुनौती बीजेपी के लिए है कि इस तरह अपनी राजनीति, अपनी वैचारिक राजनीति को आगे बढ़ाते हुए भी वो ऐसे स्टेट में इनरोड कर पाए जहां पर अभी तक एंटी द्रमुक राजनीति को स्पेस नहीं मिला है और ये अभी तक ये एक जूनियर पार्टनर की हैसियत से रहे। तो वो एक बहुत दिलचस्प मामला है। फिर हमने यूपी की बात नहीं कि यूपी में जो 8 सीटें हैं
अब 80-08 मतलब 10% सीटें पहले फेस हो रही है और बड़ी ही इंपॉर्टेंट सीटें वहां पे हैं जो पश्चिमी यूपी की सब, पीलीभीत भी है, मुजफ्फरनगर भी है, जहाँ अभी हमने कल राजपूत सेक्टर की बात की, सहारनपुर है, मुरादाबाद है, रामपुर है, कैराना है, तो ये सारी सीटें हैं। अब हम यहाँ पर क्या होगा कि एक एक सीट की लड़ाई है यूपी में इस बार। बीजेपी ने 2014 में 71 सीटें और अपना दल ने 2 सीटें की थी, 73। उनके पास इसको और बड़ा करने की लड़ाई है। राजस्थान में आप देख रहे हो कि पिछली बार 12 की 12 जीती थी, आरएलपी नहीं, मतलब वो इस फेज की बात कर रहा हूं, मैं इस चरण की बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी जो पहले चरण की, जैसे वो आरएलपी के हनुमान इस बार कांग्रेस के सहयोगी है, कांग्रेस के सहयोग से लड़ रहे हैं, तो और जो दूसरी सीटें हैं, तो एक चुनौती है बीजेपी की। मैं इसमें इंटरप्ट करके बस, क्योंकि समय ज्यादा हो गया, एक चीज में बस आप लोगों से संक्षिप्त में राय दीजिएगा। हम अपने जीवन में आदर्श होने की बहुत बातें करते हैं विजित सर, ठीक है, लेकिन चुनाव में जब हम बीजेपी की आइडियोलॉजी की बात करते हैं, जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है, उसमें अभी जैसे सुमित सर ने कहा ना कि वो ध्रुवीकरण से, सांप्रदायिकरण से चुनाव जीतती है, तो वो गलत है, लेकिन हम उसको गलत नहीं कह सकते क्योंकि वो चुनाव उस तरीके से जीतती है। तो जीवन में हम आदर्श होने की बात तो करते हैं, लेकिन जब हम जीवन जीने का तरीका आता है ना, उसमें आदर्श नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ बातें ही होती हैं। मेरा बस सवाल ये है आपसे, थोड़ा सा इस पर राय दीजिएगा। दूसरा ये कि जो अभी हो गया ना मोदी वर्सेस कौन, तो एक वैक्यूम है और प्रधानमंत्री प्रेसिडेंशियल फॉर्म में चुनाव हो रहा है, तो एक तरफा चुनाव लोगों को पड़ रहा है। मुझे आप ये बता दीजिए, क्या 370 या 400 सीटें सिर्फ भावनाओं के आधार पर मिल सकती किसी पार्टी को, या विकास के नाम पे मिल पाएगा देश में हमारे? ये आपका दूसरा सवाल बहुत अच्छा है कि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की जगह प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की तरह चुनाव लड़ रहे हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें 2 नेताओं का चुनाव होता है। हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में भी बड़े नेता हुए जो पार्टियों से लार्जर देन लाइफ हुए, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक ये लोग हो गए। फिर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ पर हर व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। जो सांसद चुन के आता है उसमें से कोई प्रधानमंत्री हो जाएगा, ये मानकर चला जाता है। लेकिन जब आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में होते हैं, या उस तरफ से लगता है कि हम उस फॉर्म में, भले हम ये पार्लियामेंट्री फॉर्म में है लेकिन हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें खतरा ये होता है कि तब ये ढूंढा जाता है कि मोदी नहीं तो कौन, और यहाँ पर विपक्ष एक शून्य की स्थिति हो जाता है, क्योंकि विपक्ष को एक नेता कायदे से पार्लियामेंट्री फॉर्म में सिद्धांततः कोई जरूरी नहीं है। हम पार्टी लड़ रही है, पार्टी जीत कर आएगी, जिसको नेता बनाएगी वो प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन फिर इस देश के लोग नेता देखने के आदी हो चुके हैं, चेहरा देखने के, इसलिए विपक्ष का एक चेहरा होना चाहिए। 2004 में भी सोनिया गांधी घोषित नहीं, लेकिन एक चेहरा थी, वो चेहरा उतनी स्पष्टता के साथ राहुल गांधी नहीं है। ये सर, एक जैसे कहा जाता ना पहले कि भाई कांग्रेस जमाने में कोई प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं होता, चुनाव के बाद होता था, हमारी जनता वोट करती थी। नहीं, नेहरू भी वही थे, इंदिरा थी, और यूपीए 2 में भी मनमोहन सिंह ही चेहरा थे। वो तो सोनिया गांधी ने दिखा भी दिया था। जब यूपीए 2 में जो डॉक्यूमेंट ये था 2009 के चुनाव से पहले, 2009 का मैनिफेस्टो जब जारी कर रहे थे, मनमोहन सिंह और सोनिया दोनों बैठे थे। पत्रकारों ने पूछा कि प्रधानमंत्री कौन होगा, तो सोनिया गांधी ने मैनिफेस्टो उठाया, दोनों का चेहरा था, अपने चेहरे पर हाथ रखा और मनमोहन सिंह को दिखा दिया। तो उसमें ये सही है कि, लेकिन जब उस समय मनमोहन का नाम होते हुए भी वो चुनाव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं था, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं था। इस तरफ दूसरा एक वो उस पर आप लोग खत्म कर दीजिए कि क्या भावनाओं पर ही 400 वोट सीट जीता जा सकता है या मुद्दों पर भी, बस इसी पे? हाँ, ये निर्भर करता है कि भावना किस तरह की है। इंदिरा गांधी की हत्या हुई, वो इतनी प्रचंड भावना थी कि सारे मुद्दे गौण हो गए। देखिए, मुझे लगता है कि जो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इस बार जो चुनाव है वो भावनाओं से ज्यादा मुद्दों का है, क्योंकि ऐसी कोई भावना दिखती नहीं। देखिए, 2000 अगर आप थोड़ा पीछे जाएं, 2014 में मुझे वो भावना दिखी थी। लोग नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाना चाहते थे, लोग नरेंद्र मोदी के लिए भावुक थे, उनके बारे में कुछ सुनना नहीं चाहते थे। सब लोग चाहते थे कि वो मोदी जी सत्ता में आए, वो आए, सिंपल मेजोरिटी से आए। 2019 में भी बालाकोट हुआ, उसके बाद भी अब राष्ट्रवाद की एक भावना आपने देखा कि जवार आया राष्ट्रवाद का। लोगों ने कहा कि भाई मोदी जी रोकेंगे। आपको बड़ा इमोशनल भाषण याद होगा नरेंद्र मोदी का, जिसमें उन्होंने कहा कि देश
नहीं झुकने दूंगा और देश नहीं रुकने दूंगा, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। उसके बाद उनको पूरी मेजोरिटी आई। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि ऐसी कोई भावना नहीं दिख रही है। इस बार थोड़ा सा मुद्दों पे इलेक्शन हो रहा है और मेरा मानना है कि हर राज्य के अलग अलग मुद्दे हैं जिसको इस बार जनता भावना से ज्यादा मुद्दों को तवज्जो दे रही है। मैं अश्विन मैं बस 2 लाइन इसमें बोलूंगा कि मुझे लगता है दोनों का मिक्स होता है, वन साइडेड होता नहीं है। या तो बहुत बड़ी बात जैसे अभिजीत सर ने कहा कि वो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक अलग किस्म का वो भावना, वो एक बहुत बड़ा एक लार्जर देन लाइफ वाला मामला हो गया है। या आपने देखा कि राजीव गांधी की हत्या के बाद जो बाद में चुनाव हुए, क्योंकि वो उनका चुनाव के बीच में उनकी हत्या हुई थी, तो उसके बाद के फेजेस में कांग्रेस को फायदा मिला था, ऐसा होता है। लेकिन वो एक अपवाद वाले मामले हैं। लेकिन अभी जो नॉर्मल चुनाव होते हैं भावना भी होता है और विकास या दूसरे जो जरूरी मुद्दे होते हैं उसमें भी वोट पड़ता है, क्योंकि लॉयल वोटर तो हर पार्टी के अपने होते ही हैं। वो सिर्फ भावना से या उससे नहीं शिफ्ट होते। भावना तो जो फ्लोटिंग वोटर होता है उनको अपने तरफ करने के लिए अपना जो वैचारिक आधार पर जुड़ा हुआ है उसको बनाए रखने के लिए इस तरह की बातें की। तो मुझे लगता है दोनों मिक्स है, ये मैटर एक तरफा नहीं है। एक चीज जोड़ देता हूं बस खाली, बीजेपी के 2 महत्वपूर्ण हैं जो जिताते हैं। एक तो बीजेपी के लाभार्थी और दूसरा उनके विचारों के विद्यार्थी। ये दोनों मिलकर के बीजेपी को सबसे ज्यादा। चलिए अब इसी तो आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं। कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।